नमस्कार। आज तारीख है 30 नवंबर, दिन रविवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। चक्रवाती तूफान दितवा भारत में दस्तक दे चुका है। पिछले 24 घंटों में इस तूफान के कारण तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 57,000 हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गईं, 149 पशुओं की जान चली गई और 234 झोपड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 28 टीमें तैनात कर दी हैं। उधर इस तूफान के कारण श्रीलंका में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। वहां अब तक 153 लोगों की मौत की खबर है। तमिलनाडु में तूफान के असर से हवाई और रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित है। चेन्नई हवाई अड्डे पर मौसम के कारण अब तक 54 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। रेलवे ने सभी नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिए हैं और यात्रियों के लिए हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। कई जिलों में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने भी कक्षाओं और परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। उधर चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। इसके तहत मतदाता सूची के संशोधन कार्य जो पहले 4 दिसंबर तक पूरा होना था, अब 11 दिसंबर तक चलेगा। साथ ही प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर के बजाय अब 16 दिसंबर को किया जाएगा। यह बढ़ी हुई समय सीमा अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लागू होगी। गौरतलब है कि केरल ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए संशोधन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी और इसके लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी। संसद का शीतकालीन सत्र कल यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाग लिया। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और द्रमुक के तिरुचित शिवा सहित अन्य दलों के नेता मौजूद थे। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने वाले महत्वपूर्ण विधेयक सहित कुल 10 विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इसके अलावा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक और अन्य सुधारों से जुड़े विधेयक भी सदन में लाए जाएंगे। विपक्ष ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाने का इरादा जताया है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने अपने गाय के घी के एक नमूने के मामले में स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ खाद्य सुरक्षा न्यायाधिकरण में अपील करने का फैसला लिया है। हरिद्वार की एक अदालत ने 27 नवंबर को पतंजलि आयुर्वेद पर 1 लाख रुपए, वितरक ब्रह्मा एजेंसी पर 25,000 रुपए और खुदरा विक्रेता करण जनरल स्टोर पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई 5 साल पहले किए गए गाय के घी के नमूने में गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के कारण की गई। वहीं पतंजलि ने अदालत के इस आदेश को त्रुटिपूर्ण और अवैध बताते हुए इसका कड़ा खंडन किया। कंपनी का कहना है कि जिस प्रयोगशाला में नमूनों की जांच की गई उसके पास घी परीक्षण के लिए आवश्यक मान्यता नहीं थी। साथ ही परीक्षण में केवल RM वैल्यू में मामूली अंतर पाया गया, जो प्राकृतिक कारणों से क्षेत्रीय भिन्नता के कारण होता है। कंपनी ने यह भी साफ किया कि घी को हानिकारक नहीं माना गया है। उधर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड मामले में एक नई FIR दर्ज की है। इस FIR में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा का नाम शामिल है। इसके अलावा 6 अन्य व्यक्तियों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। यह FIR प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली पुलिस को सौंपी गई शिकायत के आधार पर 3 अक्टूबर को दर्ज की गई है। यह कार्रवाई नेशनल हेराल्ड अखबार के वित्तीय मामलों और उसकी मूल कंपनी के कथित अधिग्रहण से जुड़ी है। इस मामले में पहले से ही राजनीतिक और कानूनी विवाद चल रहा है। उधर कैथोलिक चर्च के 14वें सर्वोच्च धर्मगुरु पोप लियो ने पद संभालने के बाद अपना पहला विदेश दौरा शुरू कर दिया है। सबसे पहले वे तुर्की के दौरे पर हैं। इस दौरे पर विश्व भर की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि यह दौरा उस समय हो रहा है जब क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पोप तुर्की की राजधानी अंकारा में राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो लेबनान जाएंगे। आपको बता दें कि तुर्की में 8.6 करोड़ की आबादी में ईसाई केवल 0.1% हैं।
पोप का यह पहला विदेश दौरा मध्य पूर्व क्षेत्र में धार्मिक संवाद और शांति स्थापना के प्रयासों के रूप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आखिर में जरा हटके में जानिए मैसेजिंग ऐप के लिए नियमों में होने जा रहे हैं क्या नए बदलाव। भारत में व्हाट्सएप सहित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए नियम कानून बदलने वाले हैं। यह बदलाव डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए भारत सरकार के कदम के बाद किए जाने की तैयारी है। अब सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए यह अनिवार्य होगा कि हर अकाउंट एक सक्रिय सिम कार्ड से जुड़ा हो, यानी जिस फोन में आप व्हाट्सएप चला रहे हैं उसी में वह सिम भी होना चाहिए जो व्हाट्सएप पर है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के नए नियमों के मुताबिक यदि सिम कार्ड हटाया जाता है या बदला जाता है या बंद हो जाता है तो संबंधित व्हाट्सएप अकाउंट की सेवाएं तुरंत बंद हो जाएंगी। इसके अलावा व्हाट्सएप वेब पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अब व्हाट्सएप वेब हर 6 घंटे के बाद अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। इसके बाद उपयोगकर्ता को दोबारा लॉगिन करने के लिए नया QR कोड स्कैन करना होगा। सरकार ने सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को इन नए सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा दी है। इस नियमों का मुख्य उद्देश्य फर्जी नंबरों, वर्चुअल सिम के उपयोग और सिम स्वैपिंग के जरिए होने वाली साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है। यह नियम फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट talents.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।